उसने आंखें खोल कर देखा तो हल्की बूंदें अभी भी बरस रही थीं। दांत खुद भिज गए। ठंड की सिरहन मानो पंजों के रास्ते रीढ़ की हड्डी तक कल मुंह ही यूं घुसी चली आई जैसे ठंड अपने मायके आई हो। उसकी आह सी निकल पड़ी और कंधे के साथ शरीर का ऊपरी भाग यूं फुरफुरी में फड़फड़ाया कि कंबल निगोड़ा धप से सरक कर खाट के नीचे जा गिरा। हाय ठंड! मुंह से ना चाहते हुए भी भद्दी भद्दी गालियां उसके मुंह से निकल पड़ी। झुककर उसने कंबल तो उठा लिया, मगर हिम्मत ना हुई कि पैरों को उस टूटी चप्पल में डाल सके। कमबख्त तला ही इसका घिसा पड़ा है, पहनो कि ना पहनो बराबर हो जाए। उसने अपनी निगाह झोपड़े से बाहर डाली तो बाहर टपकती हल्की बूंदों को देख वो खुद हंसने लगा। क्योंकि पिछली रात उसने अपने छप्पर के ऊपर लंबी सूखी घासें डाल दी थीं। अगर लंबी सूखी घासें नहीं डाली होती तो ये निर्दय बारिश उसका घर पानी से भर देती। फिर भी छप्पर से पानी की कुछ बूंदें टपकती हुई दीवार के सहारे नीचे जैसे रमिया की बल खाती पूंछ जमीन पे फिसलती हुई दरवाजे की तरफ बाहर जा रही थी। रमिया? हाँ, रमिया। रमिया का ख्याल आते ही जैसे वो चौंक गया। हे भगवान! रमिया को तो शाम दूध धोने के बाद वो पिछले वाले गड्ढे के नीम के नीचे बांध आया था। आधी रात हो चुकी। उफ! बारिश का भी क्या मातम है। गड्ढा तो भर नहीं गया होगा पानी से? वेलगू ना चाहते हुए भी जोर से चिल्लाया, रमिया! ओ रमिया! अब एक झटके के साथ उसके दोनों पंजे उस टूटी चप्पल में यूं समा गए जैसे ये पंजे और चप्पल की यारी जन्मों की हो। दांत ठंड में जोर से किटकिटा गए। उसने डंडा उठा और बाहर की तरफ निकल पड़ा। सच बात तो यह है, उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा अब ये शायद डंडा ही है। वेलगू ने एक बार और पुकारा, रमिया! ओ रमिया! आवाज काहे ना देती है? और निगोड़ी भिगो के ही मानेगी क्या? खुद अपने से ही बुदबुदाते हुए वेलगू बाहर की ओर निकल पड़ा। वेलगू की बूढ़ी आंखें बाहर आके उस नीम के पेड़ की तरफ जम गईं। कान जैसे सतर्क थे रमिया की हल्की सी भी रंभाने की आवाज को सुन ले। वो धीरे से नीम के पेड़ की तरफ बढ़ा। उस नीम के पेड़ की तरफ जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो ना था। वेलगू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस छमछमाती बारिश में पैर बाहर निकाल भीगते हुए रमिया को ढूंढे। अगर ढूंढना तो था ही, भाई आखिर उसके बुढ़ापे का सहारा थी। वेलगू रमिया का थोड़ा दूध खुद पीते और थोड़ा गांव वालों को बेच देते। हल्की फुल्की कमाई के साथ वेलगू का बुढ़ापा आराम से गुजर रहा था। हल्की सी हंसी वेलगू के दिमाग में गूंजी। हाँ, वेलगू की दो बिटिया थी, एक बड़की और दूसरी छुटकी। 5 साल पहले बड़की को वो बगल वाले गांव में ब्याह दिया और अभी 2 साल पहले ही बिजियापुर के पोस्ट मास्टर के साथ छुटकी को ब्याह दिया। वेलगू के सामने अब हल्के हल्का धुंधला सा जिया का चेहरा उभर आया। जिया उसकी धर्म पत्नी कितना जोर से नाची थी बड़की के ब्याह में कि सब लोग बोल रहे थे कि देखो, जिया ऐसे नाच रही है जैसे बड़की का ब्याह ना हो, खुद का ब्याह हो रहा हो।
वेलगू अपने आप हंस पड़े, जैसी उनको जिया का नाचना याद आया। और सच ये भी है, जिया की याद से कुछ बूंदें उमड़ आई, हल्की सी धुंधली सी उनकी आंखों में। मगर जिया का नाचना याद आते ही जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा वेलगू अभी भी आंगन में बिटिया की बारात और मंजीरों और ढोल की धुन में जिया को नाचता देख रहा था। उसे यूं लगने लगा जैसे अभी भी जिया सामने नाच रही हो। पता नहीं क्या था, वेलगू का एक हाथ लाठी को थामे हल्का सा उठा और दूसरी तरफ का पैर भी मानो पंख लगाए हल्का सा उठा, और हल्के हल्के वेलगू जैसे नाचने लगा। ठंड की सर्द रात, हल्की बारिश की बूंदों की छींटे, जैसे कुछ हो ही ना वेलगू के लिए अब। बस जिया, ढोल की धुन और वेलगू का कमजोर शरीर और हल्का हल्का वेलगू का नाचना। अपने ख्यालों में इस कदर खोए वेलगू कि अपनी इकलौती भैंस रमिया को भूल ही गए। बहता सा अतीत जैसे सामने आ गया हो, और वेलगू के सूखे होठों पे वही अंदाज, वही शाही मुस्कुराहट जो जिया को सामने नाचता देख सांसों के साथ उनके होठों पे चली आई। वेलगू की इसी मुस्कुराहट को देख अक्सर जिया भी मुस्कुरा जाती। वेलगू की इसी शाही मुस्कुराहट पे तो जिया ने अपना दिल वेलगू को दिया था। इस वक्त तो बस ख्यालों में धप धप ढोल और वेलगू के आंगन में गूंज रही थी मंजीरे की हल्की चंचनाहट। वाह, क्या लगती है मेरी जिया नाचते हुए। वेलगू धीरे से घूमा, पैर उठाए। कमजोर देह थी, मगर आज पंख जो मिले थे तो क्यों ना नाचे वेलगू आज। अब तो वेलगू घूम घूम के एक पैर पे नाचते तो कभी कंधे को भी और कमर को भी ठुमकने लगते। आखिर ख्यालों में सामने नाचती जिया का साथ क्यों ना देता वेलगू। अब तो कंबल ने भी जैसे हाथ जोड़ लिए और धम सा जमीन पे गिर पड़ा। जिया को नाचता देख वेलगू और ज्यादा सोच भी क्या पाते। आंखें बंद, हल्का हल्का थिरकता उनका कमजोर बदन। बारिश हल्की हो चुकी थी, मगर इतनी जिंदगी तो बारिश की बूंदों में अभी भी थी कि भिगो दे वो वेलगू को। अब हल्का हल्का भीगता वेलगू, हल्का हल्का नाचता वेलगू। समय जैसे वेलगू से बोल रहा हो कि वेलगू रुक जा ना नाच, रमिया को ले वाला। रात का तीसरा पहर बीतने को है, देख मंदबुद्धि वेलगू रुक जा। और धम से वेलगू जमीन पे गिर पड़ा। जमीन पे बहते पानी की मोटी धार ने जैसे कोशिश की हो उसे संभालने की। आह! करहा के साथ वेलगू गिरने के दर्द से जैसे खुद चिल्ला पड़ा। कौन करम जली बीच में आ गए, परे हट वरना सर फाड़ दूंगा। घुटनों के बल हाथ से जोर लगा, सामने देख वेलगू उठने की कोशिश करने लगा। हे भगवान, जिया कहाँ है? बड़की का मंडप अभी तक तो आंगन में सजा था, कहाँ गया? वेलगू जैसे अतीत से वर्तमान की गीली मगर निर्लज जमीन पर लौट आया। हाँ, पिछले साल कितनी खुश थी जिया। बड़गी का दूल्हा जब खुद आए थे सबको लेने, आए भी क्यों ना, कमी ही क्या है उनके घर में। 70 बीघा खेती है, आस पास के गांव में नाम है परिवार का। उनके गांव में खूब धूम धड़ाका बड़ा मेला जो लगता। इतना बड़ा मेला लगे और हमें लिवाने ना आए। जिया सोच के हंसने लगी थी। जिया को ख्यालों में मुस्कुराता देख, हंसता देख वेलगू खुद भी हंसने लगा।
कितने खुश थे सब लोग। बड़की के दूल्हा खुद ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर लेकर आए थे और सब खुशी खुशी नाचते हुए मुस्कुराते उस ट्रॉली में सवार हुए। हाँ, यही बारिश पिछले साल भी थी। वेल्गु को याद आया कि दूल्हे राजा ने पिछले साल जिया से कहा था, माँ जी, इस साल मना ना करियो, नई साड़ी हमको लेने दियो, बापू ना पसंद कर पाएंगे। और जिया जोर से हंसने लगी। मन खुश था। सच है, दूल्हे राजा पे तो जैसे खुशी सवार थी। बड़की के पांव जो भारी हुए थे, 3 साल बाद बड़की पर कुल देवी प्रसन्न